Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, and now I am going to explain the same chapter for class 10, that is nationalism in India, and we are going to explain the new topic. I am going to explain the new topic, that is of रोल एक्ट, जलियांवाला बाग एंड खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं ये तीनों टॉपिक क्यों ली हूँ, क्योंकि ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसी तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए आज मैं अपना ये सेशन फिनिश करूँगी। बट लेट्स रिवाइंड जस्ट टेक अ लुक ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी डन एंड व्हाट वी हैव डन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, द चैप्टर एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and the rise of Mahatma Gandhi and Satyagraha we did earlier in my first part. Today I am going to explain this Rowlatt Act और जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट एंड नेशनल मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी। सो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट क्या था और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, हम इसके बारे में देखेंगे कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन का जो टाइम चालू हुआ था उस समय जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे और उन्होंने बहुत कुछ अपना पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर दिया था इंडियंस के ऊपर, तो वो क्या हुआ था, उसकी वजह से ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया, एक्ट पास किया, विच इज नोन एज ड्रैकोनियन रॉलेट एक्ट, एंड दैट वाज पास्ड इन मार्च 1919। तो इस एक्ट के हिसाब से हुआ क्या था कि जो पॉलिटिकल इस एक्ट में था क्या एक्चुअली, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको क्या कर दिया जाए, किसी भी रीज़न से जो भी उनको समझ ना आए उनको उठाओ और सीधा जाकर के जेल में बंद कर दो 2 सालों तक, और उनका कोई ट्रायल नहीं लिया जाएगा। तो हुआ ये कि अगर ऐसा होने लगा तो महात्मा गांधी तो ऑफकोर्स इसमें आ चुके थे सत्याग्रह की उसमें एक्ट में, इससे पहले से ही उनका रोल स्टार्ट हो चुका था। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो गलत है कि किसी को भी बिना रीज़न के या बिना तुम छोटी मोटी उसकी वजह से, रीज़न की वजह से अगर तुम उसके जेल के अंदर डाल रहे हो और 2 साल तक कोई ट्रायल भी नहीं लेगा, तो दैट इज़ तो वेरी मच इनजस्टिस विद ऑल दैट लीडर्स। तो उन्होंने बोला नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये एक्ट हुआ क्या था, आगे सुनिए, ये एक्ट हुआ क्या था। तो ये जब पास हुआ था किससे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जो कि होते हैं लेजिस्लेचर्स इन ब्रिटिश इंडिया, दैट हैज बीन मेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट, एंड दैट वाज आफ्टर 1861। तो इनकी वजह से जब ये पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें इंडियन मेंबर्स को अपोज किया गया था और उनकी गैदरिंग में क्या किया गया था, एक मतलब पूरा गैदर करके उनको भारी भारी उसमें क्या कर दिया गया था, आउटरेस कर दिया गया था। तो हुआ क्या था, ये जब शॉप्स ऑफ सब रैलीज सब शॉप्स पूरे शटडाउन हो गए थे, रैलीज निकल गई थी उसके लिए, और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे हुआ क्या कि उस सिचुएशन को, उस बैड सिचुएशन को रोकने के लिए, एक कंट्री की पूरी लहर उमड़ पड़ी कि ये नहीं चलेगा, दैट इज टोटली इनजस्टिस विद अस। तो हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस इट फर्दर गेव फ्यूल टू इट, उसमें और आग मतलब और ज़्यादा इसमें बढ़ा मतलब ये सिचुएशन बहुत गंदी थी और भी ज़्यादा बदतर हो गई। तो हुआ क्या, जब गांधी जी हड़ताल के लिए चले गए, और फिर वो हड़ताल कब हुई उनकी, 6 अप्रैल से वो हड़ताल के लिए, मतलब उन्होंने बोला अब इस पर हड़ताल लगेगी, इस पर स्ट्राइक्स होंगी। तो हुआ क्या, एज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ना, गांधी जी हमेशा ही नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए ही जाना चाहते थे और वो उसी के फेवर में थे, एंड ही वेंट फॉर दिस, ठीक है। आफ्टर दैट बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया ड्यूरिंग दैट टाइम। गांधी जी का एंटर मतलब बैन हो गया दिल्ली में, तो गांधी जी वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली, ठीक है, इट वॉज लाइक दैट। तो बहुत सारे एरेस्ट्रोसिटीज़ जो थे वो आए, उन्होंने अपनी जगह ली, और बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक सिचुएशन हो गई, और वो उसमें फिर उनके ऊपर तोप चला, मतलब अगर कोई हड़ताल कर रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, और अगर वो पीसफुली कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश को इसमें प्रॉब्लम थी। उन्होंने उसमें गोलीबारी करना चालू कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा आग और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि ऐसा क्यों हमारे साथ। तो वो बस चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इस सिचुएशन को हमको कंट्रोल करना है, बदला तो नहीं बट कंट्रोल करने के पूरे फेवर में थे। तो ये था क्या, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब फिर से इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। वो पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, फ्रॉम दैट वाज अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स। देन गवर्नमेंट गॉट द पावर्स, गवर्नमेंट को पावर्स मिली क्या करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स को डिटेन करने, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन करने के लिए फॉर 2 years, ठीक है, विदाउट एनी गिविंग ट्रायल। आफ्टर दैट इट वॉज इंटेंडेड टू कर्ब द पॉलिटिकल, मतलब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इंडियन करते थे उसको कर्ब करने की कोशिश, मतलब उस सिचुएशन को स्टॉप करने की पूरी कोशिश किया जाता था उसमें,
किया गया। इवन गांधी जी ने लॉन्च किया था यहाँ पे एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहीं पे हुआ था स्टार्ट। ये रॉलेट एक्ट का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है। इसको उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कनेक्ट मत कर, मतलब कंबाइन मत कर दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या हुआ था, लॉन्च किया था गांधी जी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट वाज विथ हड़ताल, ठीक। तो ये था पूरा रॉलेट एक्ट। अब यहाँ पे आपकी जनता भड़क चुकी है क्योंकि इन पर जो गोलीबारी हुई है वो अननेसेसरी, वो तो पीसफुल हड़ताल पे बैठे थे और ये नहीं चाहती थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो। तब इसके आगे की सिचुएशन आई किसकी, जलियांवाला बाग की। तो हुआ क्या था जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, दो प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट थे, लीडर्स थे जो पंजाब से थे, वो थे एक किचलू, डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। उनको हु वर अरेस्टेड, मतलब उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको बिकॉज अरेस्टेड फॉलोइंग द पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट। उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया गया था तो उनको इस रीजन से उनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को 20,000 लोगों की गैदरिंग हुई थी जलियांवाला बाग में। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये जब हमारी पूरी जनता भड़क चुकी थी कि हमारे ऊपर गोलीबारी क्यों हुई अगर हमने पीसफुल हड़ताल की है, तो नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस जो मैंने बताया लॉन्च किया था गांधी जी ने। तो अब ब्रिटिश को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्रिटिश ने बोला इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे खिलाफ इन लोग हड़ताल कर सकें, वेदर इट इज़ पीसफुली और वेदर वायलेंस। तो उन्होंने क्या किया, अब तो भैया इनको क्या मार्शल लॉ इम्पोज किया जाए। मार्शल लॉ क्या था, मार्शल लॉ था कि एक जगह में गैदरिंग नहीं होगी, एक जगह में गैदरिंग हो ही नहीं सकती लोगों की, एक जगह लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। अब इस बात से लोग वहाँ के अनजान थे, तो अनजान लोग उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग में एक मेला था, वहाँ पे गए उन लोग और बहुत 20,000 लोगों की वहाँ पे क्या हो गई, गैदरिंग हो गई। लोग अनजान थे, उनको नहीं पता था, उनको ये लग रहा था कि मार्शल लॉ अपनी जगह में, हम तो अपनी गैदरिंग कर रहे हैं, हम वी आर गोइंग फॉर द फेयर टू एंजॉय आवरसेल्फ, सो लेट्स गो। तो ऐसा करके जब वो गए, उनको नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। उसके बाद जब उनको ब्रिटिश को पता चला कि यहाँ पे 20,000 पीपल की गैदरिंग हुई है, दरवाज़ा था, एक गार्डन था बहुत बड़ा, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया, ठीक है, बंद कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो आपको गोलीबारी हुई है, ये तो आपको पता है। जलियांवाला बाग वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस इन क्लास 8th ऑल्सो, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर से। तो जब जलियांवाला बाग में गैदर हुआ था, जो कि अमृतसर में था, वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट था, वहाँ पे था पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने उनके लीडर्स को क्या कर दिया था, अरेस्ट कर लिया था। तो इस ओकेशन में वो लोग, एनुअल बैसाखी फेयर भी था, सब कुछ था। तो जनरल डायर आए वहाँ पे और उन्होंने इस बैड सिचुएशन को, उनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को पूरी रोकने की कोशिश की, रोक दिया। उन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि ओपन फायर कर दो, जितने लोग हैं, कोई देखने का नहीं है कि यहाँ पे फीमेल हैं, मेल हैं, किड्स हैं, जो भी हैं, सबको ओपन फायर कर दो सब पे। और उन्होंने किया, और 100 of men, women, even children just were gunned down during that particular time, and just there were a blood curdling over there because of this because of this event, ठीक है। So that time it happened there, very it was just, there was no mercy at all, ठीक है। तो ये हुआ वहाँ पे। जनरल डायर ने क्लेम किया कि उसको क्या फैलाना था, उसको सेंस ऑफ जो है ना, फीलिंग ऑफ फियर, या बोल दो फीलिंग ऑफ फियर, पूरी लोगों के अंदर पूरी भर देनी थी। उसका पर्पस ही यही था। उनका पर्पस ये था कि जितने लोग हैं सब डरे रहें, हमसे बिल्कुल मतलब दबके रहें, उनकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि वो पीसफुल हड़ताल भी कर सके, ये पर्पस था। और उसके बाद उन्होंने लोगों में और उनका ये भी पर्पस था कि उनके अंदर जो लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है वो भी हट जाए, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने एकदम मतलब बेदर्दी से लोगों को मार दिया। 20,000 लोगों में गोलीबारी चालू कर दी। तो ये था जनरल जलियांवाला बाग के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था वो। अब हुआ क्या, इस इंसिडेंट ने एक स्पार्क पैदा कर दी पूरे लोगों के अंदर कि अब ये और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब अब जो है वो वहाँ के, हमारी कंट्री के जो हिंदू थे वो पूरी तरह से ब्रिटिश के खिलाफ हो चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो लोग हैं, लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना चालू किया। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी थे ना, दे रिटेलिएटेड थ्रू द ब्रूटल रिप्रेशन।
they retaliate this act of British through the brutal repression. So this was the feeling how the Indian people were like मतलब showing that with this type of things, मतलब brutal repression के थ्रू उन्होंने अपना retaliation को show किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है. Then people were just जो लोगों को स्ट्रीट्स में खुले आम कोड़े बरसाए गए, ठीक है. उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो लोग क्या करें, अपनी नाक को स्ट्रीट पे रगड़ें, ठीक है. ये सब हुआ था. विलेजेस में बॉम्बार्डमेंट्स हुई थी. वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली सैल्यूट करवाया गया था कि ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करिए. लार्ज स्केल में मतलब कि ये सब कुछ पूरा फैल चुका था. तब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट किया. That is the face of such growing violence and embarked on the large scale mission of non-violence. तब ये रॉलेट एक्ट को पहले बंद किया गया था कि उन्होंने सोचा था गांधी जी ने कि चलो अभी हमारी जो जनता है वो मैच्योर इनफ नहीं है कि वो इसको कैरी ऑन कर सके इस एक्ट को, तो अभी हम शांत हो जाते हैं, अभी हम लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, उसके बाद कुछ और एक्शन लेंगे अगर ब्रिटिश ने कुछ भी खिलाफ इसके किया तो. इस वाले मूवमेंट के बाद, जलियांवाला बाग के बाद, उन्होंने एक्चुअली रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट किया. और उसके बाद अब ये जो जंग छिड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ नॉन वायलेंसली, उसको गांधी जी ने और आगे बढ़ाया. तो ये था आपका जलियांवाला बाग का इंसिडेंट. तो जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को फिर से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. और रिकैप ये कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग में क्या था. मार्शल लॉ के लिए उन लोग अनअवेयर थे पीपल, इसलिए लोगों जो अमृतसर के पीपल थे वो गैदर हुए थे कहाँ, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है. जनरल डायर जो थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था एग्जिट ऑफ द जलियांवाला बाग, वो उस पार्क की एंट्री को बंद कर दिया था. और उन्होंने पूरी गैदरिंग को 100 ऑफ पीपल्स को क्या कर दिया था, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को गोलीबारी से मार दिया था, मतलब बेदर्दी से, बेरहमी से. इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो न्यूज़ है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई इस ट्रेजेडी की. और स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस हुए, पुलिस के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ उस पूरे मास का. और उसके बाद गवर्नमेंट ने सप्रेस किया, लोगों को ह्यूमिलेट किया, प्रोटेस्टर्स को. और उसके बाद विलेजेस में बम्बार्डमेंट्स हुई हैं. और फिर ये रिजल्ट था जलियांवाला बाग का, ठीक है. और वायलेंस जो था, वायलेंस फोर्स्ड द गांधी जी टू, ये इस वायलेंस ने गांधी जी को फोर्स किया, मतलब उनके अंदर ये मतलब ये समझ लीजिए फोर्स हुआ, उनको फोर्स किया गया कि गांधी जी अब रॉलेट सत्याग्रह को या सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट करें. अब ये समय आ चुका था कि अब अपने लोगों के लिए गांधी जी को ये वाला एक्ट मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा. तो ये था जलियांवाला बाग. अब आपको ये पता है कि गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने बहुत प्रेस्टिजियस ऑनर्स के साथ जो नाइटहुड है, मतलब रात की ड्यूटी को 1915 में किया था बाय किंग जॉर्ज वी. बट फॉलोइंग द जलियांवाला बाग ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट. अपने आप को उन्होंने नाइटहुड के लिए अपने आप को रेडी किया था, लेकिन जलियांवाला बाग की वजह से उन्होंने इसको एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट में चेंज किया. तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था. नेक्स्ट करते हैं हम टॉपिक जो कि है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कैसे आपके उन दोनों मूवमेंट से कनेक्टेड है, लेट्स सी. तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कनेक्टेड है. अब हम बताते हैं कि ये कैसे. ये जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत का जो नाम मैं स्टार्ट करूं वो होता है खलीफा. खलीफा का मतलब होता है स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. मतलब अब हम जो बात करने वाले हैं वो मुस्लिम से रिलेटेड बात करने वाले हैं. अभी तक जो हमने समझा है वो हिंदुओं से रिलेटेड, जिसमें कि हिंदू पूरी तरह से ब्रिटिश के खिलाफ थे, ठीक है, जलियांवाला बाग और इस रॉलेट एक्ट की वजह से. और अब आते हैं हम मुस्लिम्स में ने ये कैसा ये इस वाली फीलिंग को कैसे एक्सपीरियंस किया. तो जो खिलाफत मूवमेंट्स में स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वही खलीफा जो थे वहाँ के, वही ओटोमन एम्परर थे. ओटोमन एम्परर जो आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले वाले जो पावर्स के बारे में यूज़ किया था, पावर्स, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर, उसमें ओटोमन एम्पायर भी था, ठीक है. तो ओटोमन जो थे वो भी, ओटोमन खलीफा भी जो थे वो एम्परर भी थे वहाँ के. और वो क्या थे, उनको हरा दिया था ब्रिटिश ने, ठीक है, उनको हरा दिया था. क्यों हरा दिया था, उनकी जो टीम, उन लोग जब लड़ाई कर रहे थे वो लोग, तो उसमें कौन जीता था, यूएसए की टीम. यूएस की टीम जीती थी, जहाँ पे ऑफकोर्स अगर वो जीतेगी तो उसकी अपोजिट टीम हारेगी, तो इसमें मतलब उनके खलीफा की हार हुई थी. अब वो खलीफा की हार क्यों हुई थी, क्योंकि वो थे टीम मेंबर ऑफ
जर्मनी, और उनका वो सेंट्रल पावर से थे और उनको डिफीट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स थी जिसमें ऑटोमन एम्परर थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब से कब तक था, 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो इन सब के समय जब इनकी लड़ाई हुई थी तो ये इनको हरा दिया गया था। अब इनको हरा दिया गया था तो मुस्लिम के अंदर वो आग थी कि हमारे स्पिरिचुअल जो हेड हैं उनको हराया ब्रिटिश ने। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका प्रॉब्लम होना। तो वहाँ पे जब रूमर स्टार्ट हुए थे, जब उनको हरा दिया गया था ना, तो ये रूमर फैलाया जाता था, ये रूमर्स था वहाँ पे कि जो हारा है उसको जो हारा है ना उसको पनिशमेंट मिल जाए। पनिशमेंट कैसे मिलती थी उनको? पनिशमेंट मिलती थी पीस ट्रीटी से। पीस ट्रीटी क्या होता था? एक ऐसी हार्श पनिशमेंट होती थी जो अनजस्ट लॉ था, जो एग्रीमेंट, ट्रीटी मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है। तो हुआ क्या, इनको ये वाली पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट दी जाए, तो ये अनजस्ट लॉ था, ठीक है, जो कि उनके ऊपर थोपा गया, मतलब आफ्टर द डिफीट, ठीक। उसके बाद इस बात से इन लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। मुस्लिम्स क्या करते थे, ये जो डिससेटिस्फेक्शन था ना इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर अगेंस्ट द हार्श ट्रीटमेंट नीडेड विच वाज नॉट नीडेड एक्चुअली फॉर देयर खलीफा, बट इट हैज़ बीन, वो उनके ऊपर आ चुकी थी वो पनिशमेंट। तो जो ये खिलाफत मूवमेंट था वो उसी का रिजल्ट था, ठीक है, कि उनके स्पिरिचुअल हेड को ये अनजस्ट लॉ के थ्रू क्यों जाना पड़ा, इतनी मतलब इस गलती की ये पनिशमेंट क्यों दी गई, ठीक है। तो इसके खिलाफ थे इंडियन मुस्लिम्स। तो हुआ क्या, जो ये खिलाफत कमेटी बैठी थी जो कि बॉम्बे में थी 19 मार्च 1990 में, इन्होंने यहाँ पे अपने खलीफ के लिए, स्पिरिचुअल हेड के लिए, अपने स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड के लिए लड़ाई की थी इन सारे मुस्लिमों ने मिलके, ठीक है। तो 1919 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था 2 ब्रदर्स के थ्रू, वो हुए थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत एंड मोहम्मद अली थे और अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इनके थ्रू यहाँ पे लॉन्च हुआ था ये वाला मूवमेंट। अब हुआ क्या था, ये एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था जो कि इनिशिएटिव थे किसको सेव करने के लिए, अपने ऑटोमन एम्परर को सेव करने के लिए, ठीक। उन्होंने वो बहुत कुछ सफ़र किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थ्रू, उन्होंने ऑटोमन टर्की की डिफीट भी हुई थी, ठीक है। तो इन सब के साथ साथ ये वाला काम चल रहा था, इन सब की वजह इस रीज़न से ये वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और फिर हुआ था, गांधी जी ने रियलाइज़ किया कि अब जो है पीपल को ऐसे ही नहीं भेज दिया जाए, जैसे ऑर्गेनाइज नहीं थे ना जलियांवाला बाग के समय, लोगों को पता ही नहीं था ना मार्शल लॉ लग रहा है, तो वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे, नहीं तो ऑर्गेनाइज होते तो कुछ ना कुछ अपना क्या कर लेते, कुछ तो अपने आप को सेव कर पाते, लेकिन वहाँ पे अनऑर्गेनाइज लोग थे। तो ये जो मूवमेंट चला वो प्रॉपर नहीं चला। तो अब महात्मा गांधी चाहते थे, क्योंकि अब ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि कैसे इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या उन लोग जो भी वर्क करे उसको कैसे रिटेलिएट या उनका कैसे मतलब क्या बोलते हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब लेकिन बिना वायलेंस के। तो ये गांधी जी चाहते थे कि पूरे पीपल वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रहें। तो हुआ क्या, उन्होंने इससे बहुत सारे लोगों को रॉलेट सत्याग्रह के थ्रू बुलाया और उन्होंने डिसाइड किया कि इसको लॉन्च करेंगे, ये सिमिलर मूवमेंट होगा उसके खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ उनका भी ये मूवमेंट चलते रहेगा, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। और फिर उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हिंदू मुस्लिम ये क्यों चालू होगा, क्योंकि वो चाहते थे जो फीलिंग है ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है ना, वो सबके अंदर आए। रीज़न है उसका कि जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के समय में ये जो हिंदू थे वो पूरी की पूरी तरह से अपना दुश्मन ब्रिटिशर्स को मान चुके थे, और अब ये इंडियन मुस्लिम्स भी अपना दुश्मन ब्रिटिशर्स को मान चुके हैं। तो अब दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, अगर दुश्मन सेम है तो हम दोनों दोस्त, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हिंदू का भी दुश्मन ब्रिटिश और मुस्लिम का भी दुश्मन ब्रिटिश, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई या यूनिटी वाली एकता वाली फीलिंग को क्या करना चाहते थे, हमारे गांधी जी लाना चाहते थे, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट, ये रीज़न था कि क्यों वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। अब आते हैं ये मूवमेंट को, जब ये मूवमेंट ऐसे चालू किया गया तो ऐसे इस मूवमेंट को बोला गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट को इसलिए चालू किया गया था, ठीक है। तो ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला रीज़न। और ये कलकत्ता सेशन, कांग्रेस सेशन यहाँ पे पहले स्टार्ट, जब भी सेशन होता था ना तो कांग्रेस का, तो कांग्रेस सेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जब किसी सिटीज़ में होता है तो वो प्रीफिक्स के थ्रू ऐसे यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे कलकत्ता सेशन नाम है इसका, जो कि हुआ था स्टार्ट सितंबर 1920 में। इसका रीज़न भी यही था, इस कोऑपरेशन मूवमेंट का रीज़न भी यही था कि वो जो
जो लहर लाना चाहते थे, जो फीलिंग लाना चाहते थे हिंदू मुस्लिम के अंदर, वो एक्चुअली आ सके। तो ये था रीज़न इस वाले मूवमेंट का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था क्या क्या। रॉलेट सत्याग्रह लिमिट क्या किया गया था, लिमिट किया गया था सिटीज़ और टाउन्स के अंदर। देन गांधी जी ने बताया था कि एक यूनाइट पीपल हो जाए, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम, जो कि इस मूवमेंट को बहुत बड़े पैमाने में इस कंट्री में क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके एक्चुअली, सॉरी। फिर खिलाफत मूवमेंट का इशू क्या था, वो खिलाफत इशू गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसको क्या कर लिया, अपने उसमें ले लिया कि अब ये चीज़ इस तरह से जानी चाहिए कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एक प्रॉपर ट्रेंड पीपल हो, एक प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, फिर मोहम्मद अली और शौकत अली ने एसोसिएट किया खिलाफत कमेटी को, जिसमें डिस्कस किया गया कि यूनाइटेड एक्शन इस खिलाफत इशू का कैसे लिया जाए। ठीक है, देन आते हैं अपॉर्चुनिटी टू, ये सब अपॉर्चुनिटी यूनाइट होने की थी हिंदू मुस्लिम की। गांधी जी ने लॉन्च किया था खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये था यहाँ पे स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या क्या थे आप समझिए। आपका था सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट के टाइटल्स को नहीं लेंगे माने नहीं लेंगे, इसका सरेंडर करना है हमको। तो ये स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। वो क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड था कि सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्कूल्स को, सबको बॉयकॉट कर देना है, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, सबको बॉयकॉट कर देना इस मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज था। देन फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर देना इंपॉर्टेंट स्टेज था। जब गवर्नमेंट यूज़ करेगी रिप्रेसिव मेजर्स तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को भी लॉन्च किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज था। देन है पूरे पॉपुलर जो सपोर्ट है ना, पब्लिक का जो सपोर्ट है उसको पूरा मोबिलाइज कर दिया जाए। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्या, रोल ऑफ या स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये इसके आगे हम और कुछ करेंगे, बहुत कुछ है अभी हमारे लिए ये समझने के लिए, तो हम इसको करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम इसके आगे के टॉपिक्स को समझते रहेंगे और बहुत अच्छे से इस टॉपिक के अंदर जाएंगे और स्टोरीज के थ्रू अंदर जाएंगे। आपको आई होप कि आपको रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।